अगर एक बड़े से चट्टान को हम तोड़ते जाएं तो अंततः ये बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाएगा। अगर इन पत्थरों को हम तोड़ते जाएं तो ये और भी छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा और ये बालू जैसा बन जाएगा। अब इन बालू के पार्टिकल्स को भी अगर हम और तोड़ते जाएं तो ये धूल बन जाएगा और भी छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। तो क्या इस तरह तोड़ते जाना हमेशा के लिए पॉसिबल है या फिर इसका कोई लिमिट है? मतलब तोड़ते हुए एक समय ऐसा आ सकता है क्या कि उसे और तोड़ना पॉसिबल ना हो? ये जो सवाल है ये हम इंसानों के दिमाग में हजारों सालों से चलता आया है और इसके एक्सप्लेनेशन की शुरुआत होती है लगभग आज से 2500 साल पहले, लगभग 500 BCE में महर्षि कनाद इन्होंने कहा कि नहीं, हमेशा के लिए इन पार्टिकल्स को तोड़ते जाना ये संभव नहीं है, बल्कि एक समय ऐसा आएगा जबकि पार्टिकल को और तोड़ना पॉसिबल नहीं होगा। वो इतना छोटा रहेगा और वो इतना फंडामेंटल नेचर का होगा कि उसे तोड़ पाना और पॉसिबल नहीं होगा। उन्होंने इसका नाम दिया परमाणु, जिसे कि आज हम एटम, इंग्लिश में एटम के नाम से जानते हैं। आगे चल के उन्हीं के विचारधारा के महर्षि कात्यायन, उन्होंने ये कहा कि अलग अलग परमाणु जो है वो मिलजुल के एक साथ कंबाइन होके हमें अलग अलग तत्व, अलग अलग मैटर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट था और ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये जो महर्षि कनाद हैं और महर्षि कात्यायन ये भारत के ही धरती से थे। और लगभग इसी दौरान दो ग्रीक फिलोसोफर्स, एक तो लियोसिपस और उनके स्टूडेंट डेमोक्रिटस, इन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी और उन्होंने वो इनडिविजिबल पार्टिकल जिसे और तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है, उनका नाम रखा था एटम, जो कि आज भी हम यूज़ करते हैं। अंग्रेज़ी में हम एटम कहते हैं और हिंदी में हम परमाणु कहते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग हम आज भी करते हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा था उसे हम साइंटिफिक अप्रोच नहीं कहेंगे, बल्कि वो एक फिलोसॉफिकल अप्रोच था। उस समय वैसा कोई रिसर्च करने के लिए एपरेटस अवेलेबल नहीं था, उस तरह के सिचुएशन नहीं था कि इसे साइंटिफिक रिसर्च से बैक किया जाए। तो ये जो फिलोसॉफिकल अप्रोच है, यहाँ से जो आज हम साइंटिफिक अप्रोच में पहुँचे हैं, जो रिसर्च बैक्ड साइंटिफिक अप्रोच है, इसे पहुंचने में बहुत समय लग गया। 18th सेंचुरी में काफ़ी सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुए और वहाँ से हमें बहुत सारे लॉज मिला, जिससे कि हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत कुछ जान पाए। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट्स के कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन खासकर दो फ्रेंच साइंटिस्ट्स, ऑथवान लवोइज़िए और दूसरा जोसेफ पुगुस्ट, इन दोनों के काम से हमें 2 लॉज मिले, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज। उनमें से पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ हमें ये कहता है कि कहीं भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और न ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ हमें ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड, फॉर एग्जांपल पानी 2 एलिमेंट से बना हुआ है, ऑक्सीजन, ये आज हमें पता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बना हुआ है। तो अगर हम पानी को स्प्लिट कर सके, इलेक्ट्रोलाइसिस से हम पानी को स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट करके अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इसे तोड़ दें तो पानी चाहे आप कहीं से भी ले, उससे निकला हुआ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो प्रोपोर्शन होगा वो प्रोपोर्शन फिक्स्ड होगा। ये 8:1 के मास के रेशियो में ही हमें मिलेगा और ये हर तरह के कंपाउंड के लिए लागू होता है। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखिए, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, आगे के वीडियोस में हम इन सब चीज़ों पे डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें आखिर क्या क्या पढ़ना है, उसका एक ढांचा बना लेते हैं।
अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, इन दोनों को एक साथ कहा जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये केमिकल रिएक्शन में बिल्कुल सटीक बैठता है, लेकिन इसके लिए तब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। जब इन लॉज को दिया गया उस समय इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। इस एक्सप्लेनेशन को देते हैं ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन। डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी दिया था। इस एटॉमिक थ्योरी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको मिलाते हुए इन दोनों लॉज को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये भी हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी एग्जैक्टली हमें क्या बताता है और कैसे हम इस एटॉमिक थ्योरी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को प्रूव कर सकते हैं या उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इस एटॉमिक थ्योरी के आगे हम जाके देखेंगे कि ये जो एटम है, ये एटम एग्जैक्टली है क्या, और एटम के मास को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसे एटॉमिक मास कहा जाता है, वो आखिर है क्या। और आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि कैसे बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे कि मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है, ये 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम मिलके बनता है। तो यहाँ पर आप गौर करें, एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर, हाइड्रोजन के नीचे, H के नीचे हम यहाँ 2 लगा देते हैं, तो ये बन गया H2O। O के बाद 1 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब कुछ नहीं लगा हुआ होता है तो इसी का मतलब होता है कि ये 1 है। तो एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम मिल के पानी बनता है, तो इस चीज़ को, H2O को, हम कहते हैं ये है केमिकल फार्मूला, ये पानी का केमिकल फार्मूला है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम मिलके बनता है, तो इसे हम कहते हैं CO2, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो ये हो गया CO2, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला। और फिर उससे आगे चल के हम ये देखेंगे, जैसे कि एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट लाते हैं, उसी तरह से मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट लाते हैं। और अंततः एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जिस पे हम इस चैप्टर में बात करेंगे, जो कि होगा मोल कॉन्सेप्ट। तो चलिए सारे चीज़ों को शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, जिस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ, स्टैंडर्ड 9th के लिए ये जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इस चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट होगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।